नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों में। जी हां दोस्तों, आपको यहां पर देखने को मिलेंगी आज दिन भर की तमाम बड़ी खबरें मुख्य समाचारों के रूप में। तो दोस्तों, आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है, सबसे पहले इस वीडियो को एक छोटा सा लाइक जरूर दे दीजिए। तो चलिए दोस्तों, जान लेते हैं आज की पहली बड़ी खबर। कतर ने 8 पूर्व भारतीय नौसैनिकों को रिहा किया। 7 भारत लौटे, जासूसी का आरोप था, इनकी मौत की सजा कैद में बदली थी। जी हां दोस्तों, कतर ने 8 पूर्व भारतीय नौसैनिकों को रिहा कर दिया है। इनमें से 7 सोमवार सुबह भारत लौट आए हैं। ये कतर में जासूसी के आरोप में उम्र कैद की सजा काट रहे थे। पहले इन्हें फांसी की सजा सुनाई गई थी। विदेश मंत्रालय ने सोमवार को देर रात कहा कि भारत सरकार कतर में गिरफ्तार किए गए दहरा ग्लोबल कंपनी के काम करने वाले 8 भारतीयों की रिहाई का स्वागत करती है। हम इनकी घर वापसी के लिए कतर के फैसले की सराहना करते हैं। कतर की इंटेलिजेंस एजेंसी के स्टेट सिक्योरिटी ब्यूरो ने 30 अगस्त 2022 को 8 पूर्व नौसैनिकों को गिरफ्तार किया था। इसके बाद दोस्तों, अगली खबर। किसान नेताओं के साथ चंडीगढ़ में 3 केंद्रीय मंत्रियों की मीटिंग, बातचीत कर रास्ता निकालने की कोशिश। जी हां दोस्तों, किसानों के प्रस्तावित दिल्ली चलो मार्च को रोकने के मद्देनजर सोमवार को चंडीगढ़ में किसान संगठनों के नेताओं और केंद्र सरकार के मंत्रियों के बीच बातचीत जारी है। किसान नेताओं के साथ केंद्रीय मंत्रियों की यह दूसरी बैठक है, जहां किसानों के साथ वार्ता कर रास्ता निकालने की कोशिश की जा रही है। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान की पहल के बाद 3 मंत्रियों के साथ पहले ही किसानों की एक मीटिंग हो चुकी है। वहीं दोस्तों, बैठक में केंद्र सरकार के 3 मंत्री और पंजाब सरकार की तरफ से कुलदीप धालीवाल मौजूद रहे, जबकि किसान संगठन की ओर से सरवन सिंह पंडेर, जगजीत सिंह दल्लेवाल, अभिमन्यु कोहर, इंद्रजीत कोटपुड़ा और जनरल सिंह शामिल रहे। दोस्तों, आपको बता दें, संयुक्त किसान मोर्चा, किसान मजदूर मोर्चा और अन्य किसान संगठनों ने 13 फरवरी को दिल्ली चलो मार्च का ऐलान किया है। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। केरल में राशन की दुकानों में नहीं लगाएंगे प्रधानमंत्री मोदी के फोटो और पोस्टर, सीएम विजयन ने ठुकराई केंद्र सरकार की मुहिम। जी हां दोस्तों, केरल की पिनराई विजयन सरकार ने सोमवार को बड़ा ऐलान किया। सरकार ने कहा कि वह राज्य भर में राशन की दुकानों पर राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के लोगों के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर वाले साइन बोर्ड और फ्लैक्स बैनर लगाने के केंद्र सरकार के निर्देश का पालन नहीं करेगी। मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने विधानसभा में आईयूएमएल विधायक पी अब्दुल हमीद से पूछे गए एक सवाल का जवाब देते हुए कहा कि ऐसे समय में जब लोकसभा चुनाव नजदीक है तो सेल्फी अभियान बीजेपी के चुनाव अभियान का हिस्सा है। इसके बाद दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। फारूक अब्दुल्ला को ईडी का समन, मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पूछताछ के लिए बुलाया। जी हां दोस्तों, जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला को धन शोधन यानी कि मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े एक मामले में परिवर्तन निदेशालय ने समन भेजा है और उन्हें मंगलवार को 11 बजे पूछताछ के लिए बुलाया गया है। यह मामला जम्मू कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़ा हुआ है। इसके बाद दोस्तों, अगली खबर। जयंत चौधरी की पार्टी एनडीए में शामिल, यूपी में इंडिया गठबंधन को बड़ा झटका। जी हां दोस्तों, राष्ट्रीय लोकदल रालोद के अध्यक्ष जयंत चौधरी ने इंडिया गठबंधन को झटका देते हुए सोमवार को ऐलान किया कि उनकी पार्टी ने एनडीए के साथ जाने का फैसला किया है। एनडीए में शामिल होने की अटकलों के बीच जयंत चौधरी ने कहा कि पार्टी के सभी विधायकों से चर्चा के बाद एनडीए में शामिल होने का फैसला लिया गया। चौधरी ने विधायकों की नाराजगी पर कहा कि हमने हमारे सभी विधायकों से बातचीत कर ली, हमारे सभी विधायक और कार्यकर्ता हमारे साथ हैं। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। पश्चिम बंगाल में टीएमसी नेता पर यौन उत्पीड़न का आरोप, स्मृति ईरानी बोली कम उम्र की हिंदू लड़कियों को रात में उठा रहे हैं टीएमसी के गुंडे। जी हां दोस्तों, पश्चिम बंगाल के साउथ 24 परगना जिले के संदेश खाली में महिलाओं ने टीएमसी नेता शेख शहजादा और उनके समर्थकों पर यौन उत्पीड़न और जमीन हड़पने का आरोप लगाया। इस मामले में केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने कहा कि ममता बनर्जी टीएमसी के गुंडों को संरक्षण दे रही है। स्मृति ईरानी ने सोमवार को कहा कि संदेश खाली की महिलाओं ने अपनी व्यथा बंगला में शेयर की। देश के कई लोग इसे समझ नहीं पाए होंगे, मैं आपको इसे बताती हूं। उन्होंने कहा कि टीएमसी के गुंडे घर घर जाकर देखते हैं कि किस घर की कौन सी औरत सुंदर है और कौन कम उम्र की है। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। पीएम मोदी ने 1 लाख अपॉइंटमेंट लेटर बांटे, कहा पहले नियुक्तियों में देरी कर रिश्वत का खेल होता था, हमने प्रक्रिया को पारदर्शी बनाया। जी हां दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी ने सोमवार को रोजगार मेले के तहत 1 लाख से ज्यादा लोगों को अपॉइंटमेंट लेटर बांटे। 2024 लोकसभा चुनाव से पहले केंद्र सरकार का यह 12वां और आखिरी रोजगार मेला है। पीएम ने दिल्ली में कर्मयोगी भवन की भी आधारशिला रखी। यह परिसर मिशन कर्मयोगी के बीच सहयोग और तालमेल को बढ़ावा देता है। कार्यालय को वर्चुअली संबोधित करते हुए पीएम मोदी बोले कि आज हर युवा जानता है कि अगर वह कड़ी मेहनत करे तो वह अपने लिए जगह बना सकता है। 2014 से हम युवाओं को विकास में भागीदार बनाने का प्रयास कर रहे हैं। हमने पिछली सरकार की तुलना में 1.5% अधिक नौकरियां दी है। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। जेडीयू विधायकों को तोड़ने के लिए दिया 10-10 करोड़ का ऑफर, एमएलए का आरोप, तेजस्वी के करीबी पर केस दर्ज। जी हां दोस्तों, बिहार में सियासी खेला अब थम गया है। नीतीश कुमार फ्लोर टेस्ट में पास हो गए हैं। अब जेडीयू के विधायक सुधांशु शेखर ने पुलिस में राजद नेताओं पर केस दर्ज कराया है। उन्होंने आरोप लगाया कि जेडीयू विधायक
विधायकों को तोड़ने के लिए 10-10 करोड़ के ऑफर दिए गए थे। जेडीयू विधायक सुधांशु शेखर की तरफ से पुलिस में जो शिकायत दर्ज की गई है उसके मुताबिक 5 करोड़ रुपए पहले देने और 5 करोड़ रुपए में बाद में देने का ऑफर दिया गया था। तेजस्वी यादव के करीबी इंजीनियर सुनील की तरफ से ऑफर दिए जा रहे थे। पूर्व मंत्री नागमणि कुशवाहा ने जानकारी दी कि अखिलेश भी आपसे बात करेंगे। इंटरनेट कॉल से किसी अखिलेश नाम के व्यक्ति ने कॉल किया, खुद को राहुल गांधी का करीबी भी बताया। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, श्रीलंका और मॉरिशस में यूपीआई लॉन्च, भारतीय टूरिस्ट यहां कर सकेंगे यूपीआई पेमेंट। 2 फरवरी को फ्रांस में सर्विस शुरू हुई थी। जी हां दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी ने श्रीलंका और मॉरिशस में यूपीआई यानी कि यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस सर्विस लॉन्च कर दी है। श्रीलंका और मॉरिशस जाने वाले भारतीय नागरिकों के साथ साथ अब भारत की यात्रा करने वाले मॉरिशस के नागरिक इसका इस्तेमाल कर सकेंगे। हाल ही में फ्रांस में भी यूपीआई सर्विस की शुरुआत हुई थी। लॉन्च के मौके पर पीएम मोदी ने कहा कि भारत का यूपीआई अब एक नई जिम्मेदारी निभा रहा है। यूनाइटिंग पार्टनर्स विद इंडिया वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुए कार्यक्रम में मोदी के साथ श्रीलंका के राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे और मॉरिशस के प्रधानमंत्री प्रविंद जुगनोथो के साथ 3 देशों के सेंट्रल बैंक के गवर्नर भी मौजूद थे। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। महाराष्ट्र के पूर्व सीएम अशोक चव्हाण ने कांग्रेस छोड़ी, 13 नेताओं के साथ भाजपा ज्वाइन कर सकते हैं। फडणवीस बोले आगे आगे देखिए होता है क्या। जी हां दोस्तों, महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण ने सोमवार को कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने विधायक पद भी छोड़ दिया है। अशोक चव्हाण ने विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर को इस्तीफा सौंपा। इससे पहले मिलिंद देवड़ा ने 14 जनवरी को, बाबा सिद्दीकी ने 8 फरवरी को कांग्रेस छोड़ दी थी। अशोक चव्हाण के इस्तीफे के बाद महाराष्ट्र के एक अन्य कांग्रेस नेता अमरनाथ राजूकर ने भी इस्तीफा दे दिया है। सूत्रों के मुताबिक अशोक चव्हाण 13 बड़े नेताओं के साथ भाजपा ज्वाइन कर सकते हैं। इसके साथ ही महाराष्ट्र में सियासी हलचल तेज हो गई है। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस भाजपा नेता आशीष शेलार भाजपा दफ्तर पहुंचे। इसी बीच महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले दिल्ली रवाना हो गए। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। भाजपा डरी हुई है, आम आदमी पार्टी को बदनाम कर खत्म करना चाहती है, सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा। जी हां दोस्तों, आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने रविवार को आरोप लगाया कि भारतीय जनता पार्टी यानी कि भाजपा उनकी पार्टी से डरी हुई है और उसे बदनाम कर खत्म करना चाहती है। एक निजी कंपनी से बिजली संयंत्र को पंजाब सरकार द्वारा अधिग्रहित करने के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए केजरीवाल ने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार ने आप शासित पंजाब के करीब 8,000 करोड़ रुपए रोक रखे हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री ने कहा कि आज भाजपा केवल एक पार्टी से डरती है और वह है आम आदमी पार्टी। आम आदमी पार्टी उसे चैन की नींद नहीं सोने दे रही है। उन्होंने कहा कि 10 साल की अवधि में आम आदमी पार्टी ने दिल्ली और पंजाब में सरकार बनाई और गुजरात व गोवा में उनके विधायक हैं। केजरीवाल ने कहा कि जहां भी हम चुनाव लड़ते हैं वहां अनेक मत हासिल करते हैं। आज भाजपा डरी हुई है कि अगर यह यानी कि आम आदमी पार्टी इसी तरह बढ़ती रही तो केंद्र में भी आम आदमी पार्टी की सरकार होगी। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। सोनिया गांधी राजस्थान से राज्यसभा उम्मीदवार, रायबरेली से लोकसभा चुनाव लड़ सकती है प्रियंका गांधी। जी हां दोस्तों, राज्यसभा चुनाव को लेकर सभी दलों की तरफ से प्रत्याशियों के नाम का ऐलान किया जा चुका है। सूत्रों के अनुसार सोनिया गांधी राजस्थान से राज्यसभा का चुनाव लड़ सकती है। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें, सोनिया गांधी अभी उत्तर प्रदेश की रायबरेली से सांसद है। सूत्रों के अनुसार अब सोनिया गांधी की सीट से लोकसभा चुनाव में कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी चुनाव लड़ सकती है। दोस्तों राजस्थान में 3 सीटों पर राज्यसभा के चुनाव होने हैं। बीजेपी के खाते में 2 और कांग्रेस के खाते में 1 सीट के जाने की संभावना है।